नमस्कार दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 16 में पढ़ा था, इस थ्योरम का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था कि 1.3 जो थ्योरम है वो क्या कह रही है, वो किसके बारे में है ना। अब हम इसमें प्रूफ करेंगे, क्योंकि जो जितना एक्सप्लेनेशन हो सकता था, जितना बेसिक बातें हो सकती थी, वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 16 में समझा दी है। पूर्णांकीय प्रांत क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें थी, दोबारा से मैंने आपको रिकॉल करवा दिया था सारा कि पूर्णांकीय प्रांत क्या होता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, ये सब चीजें हो गई थी। अब हम इसका प्रूफ करने वाले हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो पहला जो दोबारा से एक बार छोटा सा पार्ट और कर देता हूँ कि जब आप कहते हो कि पूर्णांक प्रांत है, तो इसका मतलब होता है कि आप एक वलय तो है ही आपके पास, ये तो नाम दिया हुआ ही है, तो वलय तो है ही, प्लस आप ऐड कर रहे हैं तीन चीजें और ऐड करें। नंबर एक, कि आपकी जो वलय है वो तत्सम की वलय है, मतलब आपके पास जो गुणा है, जो गुणन है उसका तत्सम होगा, मतलब आपकी वलय तत्सम की वलय होगी। नंबर एक। नंबर दो, ये पहला हो गया तत्सम की वलय। नंबर दो हो जाएगा आपके पास ये जो वलय है आपकी, वो क्रम विनिमय वलय होगी, मतलब उसमें क्रम विनिमयता होगी। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने डिटेल में आपको लेक्चर 16 में समझा दिया था। तो अगर आपने 16 नहीं देखा हो तो प्लीज आप लेक्चर 16 को जाके देख लें। चलिए, तीसरा जो था वो था शून्य भाजक रहित। शून्य भाजक रहित, तो ये तीन चीजें जब हो जाती है, वलय हो जाती है और ये तीन चीजें हो जाती है, पूर्णांक प्रांत कहलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज ध्यान देने लायक है कि हमारी थ्योरम में वलय की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वलय तो दी हुई है, ये देखिए वलय है। वलय है तो वलय वाला कंफ्यूजन ही नहीं है। कंफ्यूजन कहाँ है, तस्मे की वलय में भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि जेड पी जो होगा उसमें वन होगा। जेड पी के पास वन होगा, क्योंकि जेड पी जीरो से स्टार्ट करेगा, जीरो वन टू थ्री से लेकर कहाँ तक जाएगा, पी माइनस वन तक जाएगा। और पी माइनस वन तक जाने का मतलब है कि वन बीच में आ रहा है, ये देखिए ये रहा वन आ गया। तो तत्सम की भी प्रॉब्लम नहीं है, गुणन सचमुच होगा। क्रम विनिमयता की वैसे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो गुणन का नियम होता है, गुणन के नियम के अनुसार ए गुना बी कीजिए और चाहे बी गुना ए कीजिए, ये गुणन की संक्रिया से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि जो गुणन की संक्रिया वो क्या कहती है, जो आप ए गुणन बी करवाते हैं गुणन पी के हिसाब से, तो वो क्या कहता है कि नॉर्मल गुणा कीजिए और गुणा करने के बाद जो भी आए, जितना भी आए, उसमें पी का भाग दे दीजिए, शेष लिख लीजिए। तो फिर सोचिए, अगर मैं बी को ए से बदल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, तब भी बात तो वही रहेगी। बी गुना ए कीजिए चाहे ए गुना बी कीजिए, गुना तो उतनी आएगी। उतनी आएगी तो पी का भाग दोगे तो उतना ही भाग लगेगा और उतना ही शेषफल आएगा। तो ए गुना बी कीजिए चाहे बी गुना ए कीजिए, बराबर होगा। तो क्रमनियमितता की प्रॉब्लम नहीं है। बस बात बच जाती है शून्य भाजक रहित। तो ये जो थ्योरम है, ये एक्चुअली शून्य भाजक रहित के बारे में, ये जो एक्स्ट्रा कंडीशन है ना, इसके बारे में, शून्य भाजक रहित। तो इसका मतलब है हमें प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास पूर्णांक प्रांत है तो ये जो पी है ये अभाज्य, और अगर पी अभाज्य है तो शून्य भाजक रहित। क्योंकि ये दो बातें तो सत्य हैं, ये जो जेड पी है और ये जो प्लस पी गुणन पी है, इस वलय में तत्सम की क्रमनियमितता तो ऑलरेडी होती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो सिर्फ डाउट किस पे है कि क्या जब शून्य भाजक रहित होगा तो क्या पी अभाज्य होगा, और जब क्या पी अभाज्य होगा तो शून्य भाजक रहित होगा। तो हमें यही, यदि एंड केवल यदि जो है, जिस शर्त में कहते हैं कि दोनों साइड से सही है, तो ये थ्योरम से इसी बात की है। जो हमारा मेन प्रूफ है वो ये करना होगा कि अगर हम शून्य भाजक रहित लेकर चलते हैं, अगर हम मानते हैं कि शून्य भाजक रहित है, तो हमें प्रूफ करना होगा कि जो पी है वो अभाज्य, और जब पी अभाज्य है तो शून्य भाजक रहित है। तो पकड़ लीजिए इस लाइन को, ये इसका की एलिमेंट है, इस थ्योरम का मुख्य पार्ट यही है, ये इसकी की है, चाबी है इस थ्योरम की। यही हम करने वाले हैं, हम शून्य भाजक रहित लेकर चलने वाले हैं, फिर प्रूफ करेंगे कि पी अभाज्य, यानी पी के टुकड़े नहीं हो सकते। अभाज्य मतलब इसके टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे पांच है, क्या पांच के टुकड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते। आप पांच को पांच में ही टुकड़े करने पड़ेंगे, वो पांच गुना एक कीजिए चाहे एक गुना पांच कीजिए, इसका मतलब टुकड़े नहीं हो सकते। तो अभाज्य संख्या प्रूफ करने का मतलब आपको प्रूफ करना होगा पी के टुकड़े नहीं हो सकते। और फिर उल्टा चलेंगे तो ये मान के चलेंगे पी अभाज्य मतलब पी के टुकड़े नहीं हो सकते, प्रूफ करेंगे कि शून्य भाजक रहित है, ये हमारा थ्योरम का प्रूफ रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले ये जो सब बातें लिखी है मैं आपको यहाँ नीचे क्लियर कर देता हूँ प्रूफ के अंदर। ये एक लाइन लिख देते हैं, स्पष्ट है, स्पष्ट है, जेड पी प्लस पी और गुणन पी एक तत्सम की, मतलब जिसके पास आइडेंटिटी है, तत्सम की स्पष्ट है, जेड पी प्लस पी गुणन पी एक तत्सम की क्रम विनिमय वलय होती है। यहाँ यह सिद्ध करना पर्याप्त होगा कि जब वलय शून्य भाजक रहित है तो पी
अभाज्य तथा इसका विलोम भी दर्शाना होगा। फिर दिखाएंगे जब P अभाज्य होगा तो शून्य भाजक रहित। तो ये हमारा पहला बेसिक बातें जो थी वो हमने क्लियर कर दी कि भाई ये जो थ्योरम है ये पूर्णांक के प्रांत के बारे में ज्यादा नहीं है। एक्चुअली ये कह रही है शून्य भाजक रहित होगा तो P अभाज्य होगा, क्योंकि पूर्णांक के प्रांत में जो 3 बातें है वो 3 बातों में से 2 बातें तो पहले से सत्य है, 2 तो सत्य है ही। तत्सम अवयव ZP के पास गुणन तत्सम होता है एक, और ZP के पास क्रम विनिमयता पहले से ही होती है, तो क्रम विनिमयता तत्समक ये दोनों चीजें पहले से ही है, तो ये सिर्फ करने की जरूरत नहीं है। खाली जो मौन पॉइंट है जो इसके अंदर जो छुप रहा है वो है शून्य भाजक रहित, बस ये इसका भाग है। शून्य भाजक रहित है तो P अभाज्य, P अभाज्य है तो शून्य भाजक रहित है। मतलब इन दोनों को आपको दिखाना है, एक का होना मतलब दूसरे का होना। शून्य भाजक रहित होगा तो P अभाज्य होगा, P अभाज्य होगा यानी दोनों एक ही पैकेट में आएंगे। समझा रहे हैं आपको? जब मैं बार बार एक पैकेट वाला कंसेप्ट आपको समझाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, उसका मतलब यही रहता है। एक पैकेट का मतलब है कि ये दो चीजें एक साथ आएगी, ये अलग अलग नहीं आएगी। अगर शून्य भाजक रहित है, अगर आपकी वलय ये जो कह रहा है ZP शून्य भाजक रहित है तो P जो है वो अभाज्य है, और अगर P अभाज्य है तो शून्य भाजक रहित है। जैसे चप्पल का जोड़ा आता है, अगर आप चप्पल का जोड़ा लाते हैं तो एक सिंगल चप्पल कोई दुकानदार आपको नहीं देगा। समझ रहे हैं बात को? कि जो चप्पल अगर दुकानदार आपको देता है तो भी आप नहीं लाएंगे, क्योंकि आप जोड़े से लेके आएंगे। चप्पल जो है वो जोड़े में आती है, समझ रहे हैं? तो दोनों आप जोड़े में लेके आएंगे तो ये जोड़ा आपको मिलेगा, सिंगल नहीं मिलेगा। शून्य जब ZP है वो शून्य भाजक रहित होगी तो P अभाज्य होगा, तो P अभाज्य होगा तो शून्य भाजक रहित होगी। मतलब दोनों चीजें एक साथ कंबाइंड आएगी। जैसे पाइथागोरस प्रमेय और 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज आता है। जब 90 डिग्री जब समकोण त्रिभुज होता है, जब समकोण त्रिभुज होता है तो पाइथागोरस प्रमेय भी आती है, पाइथागोरस प्रमेय आती है तो समकोण त्रिभुज भी आता है। दोनों एक ही पैकेट में आते हैं, एक साथ आते हैं, अलग अलग नहीं रख सकते आप कहते हो हमारा समकोण त्रिभुज तो है, पाइथागोरस प्रमेय नहीं काम कर रही। आप कहते हो पाइथागोरस प्रमेय तो काम कर रही है लेकिन समकोण त्रिभुज नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। दोनों आएंगी तो एक साथ आएंगी, दोनों सच है तो एक साथ है, गलत है तो दोनों एक साथ है। ठीक है, ये बहुत गहरा जोड़ है इनका, तो ये जोड़े की बात हो रही है। चलिए पहले जोड़े को प्रूफ करते, पहले चलते कि शून्य भाजक रहित तो है, P अभाज्य है, ये प्रूफ करते। देखिए लाइन को गौर कीजिएगा। माना हमारी ये जो वलय है ZP प्लस P गुणन P जो है, ये जो वलय है ये वलय शून्य भाजक रहित है। लाइनों पे गौर कीजिएगा क्योंकि थ्योरी में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कैसे आप लिखते हैं, किस तरीके से आप समझाते हैं। वलय शून्य भाजक रहित, ठीक है। परंतु शब्दों पे गौर कीजिएगा, मैंने कहा परंतु P भाज्य। अब ये लाइन क्या लिख दी भैया हमने, ये बम फोड़ दिया हमने। क्या बम फोड़ दिया? प्रमेय तो कह रही है कि दोनों एक पैकेट में आएंगे, हम कह रहे हैं ना दोनों एक पैकेट में नहीं आएंगे। ये देखिए हम कह रहे हैं कि हमारी जो वलय है वो शून्य भाजक रहित है, शून्य भाजक रहित होने के बावजूद भी P जो है वो भाज्य है। प्रमेय तो कह रही है भाज्य होगा। अब हम इसे आगे चलाएंगे, आगे कैसे? अब हमने तो विरोधाभास ले लिया, कॉन्ट्राडिक्शन ले लिया, हमने तो प्रमेय को गलत साबित करने को उतर गए। प्रमेय गलत साबित कर रहे हैं, प्रमेय तो कह रहे हैं जब शून्य भाजक रहित होगा तो P अभाज्य होगा, टुकड़े हो नहीं सकते। हम तो कह रहे हैं भाई देखो हमारे पास ZP जो है वो शून्य भाजक रहित भी है और P जो है वो भाज्य भी है, P के टुकड़े भी हो रहे हैं और शून्य भाजक मतलब प्रमेय जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है और हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे, अब आगे बढ़ाएंगे तभी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। जब हम आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं जाके हम गलत साबित हो गए तो इसका मतलब है कि हमने कुछ गलत मान के चला था। सपोज कीजिए, इसे ऐसे समझिए, आपने लाइन 1 में कोई बात मानी, फिर आपने उसी से लाइन 2 बना ली, फिर उसी से आपने लाइन 3 बना ली, फिर उसी से आपने लाइन 4 बना ली। अब पता चलता है कि लाइन 4 गलत है, तो ये गलती क्यों आई? क्योंकि लाइन 3 से आई। लाइन 3 में तो आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो गलत था, तो लाइन 2 से आई होगी। लाइन 2 में भी आपने ऐसा कुछ गलत माना है ना कुछ और, तो वो गलती कहाँ से आई होगी? ऐसे तो फॉल्ट ढूंढते हैं आप। आपके घर में अगर कोई फॉल्ट हो जाता है बिजली का, कोई तार कट जाता है, कहीं से लाइट नहीं आ रही, तो आप क्या करते हैं? एक एक चैनल्स को देखते हैं, पहले यहाँ से शुरू किया, कहीं यहाँ फॉल्ट है क्या? नहीं, चलो आगे देखते हैं। आगे फॉल्ट नहीं, चलो और आगे देखते हैं। तो फाइनली आप उस फॉल्ट तक पहुंच जाते हैं जहां से गड़बड़ शुरू हुई है। तो इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। तो देखिए देखते हैं पहले कि भाई क्या पता हम सही साबित हो जाए, पर मैं गलत हो जाए।
तो हम आज ये साबित कर देंगे कि जो परमें जो इतने सालों से बच्चों को पढ़ाई जा रही है वो झूठी है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और अगर नहीं साबित कर पाए तो फिर 1 साल और ऐड हो जाएगा कि भाई इतने सालों से परमें सही थी, आज और सही होगी। चलिए पता चल जाएगा, दूध का मैथ्स है भाई, कुछ नहीं छुपने वाला। गलत तो गलत और सही तो सही, कर दो गलत साबित, अगर गलत होती है तो। अगर नहीं होती है तो आप गलत हो जाओगे, फाइनली परमें वापस सही हो जाएगी। तो कोई ना कोई तो सही जगह पहुंच ही जाएगा। वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा शायद कि पर मैं सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मैं सही भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं रहेगा। सही तो सही, गलत तो गलत, बस पकड़ते कहानी को। शून्य भाज्य रहित है, पी है भाज्य। अब गौर कीजिएगा, पकड़ते हैं कहानी को। यदि पी है भाज्य है, जो कि हम मान के चल रहे, तो दिखाते हैं अपना दमखम। पी भाज्य है, इसलिए पी के 2 टुकड़े होंगे, ये बात तो आप मानते हैं, क्योंकि पी अभाज्य तो नहीं है ना। और जब अभाज्य नहीं है तो टुकड़े होंगे, क्योंकि भाज्य अभाज्य संख्याओं के टुकड़े नहीं होते। जो प्राइम नंबर होते हैं उनके टुकड़े नहीं होते, जो प्राइम नंबर नहीं होते मतलब जो भाज्य होते हैं, डिविजिबल होते हैं, उनके टुकड़े होते हैं। इसलिए हाँ, यहाँ लाइन देखिए, इसलिए सच ए P1 और P2 इस प्रकार होंगे कि, क्योंकि P के टुकड़े होंगे तो P के 2 टुकड़े मिल जाएंगे। तो ये क्या है, देयर एग्जिस्ट का मतलब विद्यमान है। कम से कम अगर P के टुकड़े हो रहे हैं तो 2 टुकड़े आपको मिलेंगे। भाज्य है इसका मतलब टुकड़े मिलेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ 6 भाज्य है तो 6 के टुकड़े होंगे, 2 3 3 और 2, है ना। 24 है तो भाज्य है तो टुकड़े होंगे 2 गुना 12, 6 गुना 4, 8 गुना 3, कोई भी हो, एक बार तो टुकड़े जरूर होंगे, नहीं होंगे, होंगे ना। अभाज्य होते तो कभी टुकड़े नहीं होते। 5 है, 5 के कैसे करो टुकड़े नहीं होंगे, एक ही टुकड़ा नहीं होगा उसका। लेकिन अभाज्य है तो उसके कोई टुकड़े नहीं है, लेकिन भाज्य है तो उसके टुकड़े हैं, चाहे 2 हो चाहे 3 हो। 24 है, 24 के कई टुकड़े, 24 के कई टुकड़े, 3 गुना 8 मिल जाएंगे, 12 गुना 2 मिल जाएंगे, और 4 गुना 6 मिल जाएंगे, है ना। और इसके अलावा कोई और नहीं, ठीक है। देखिए 3 टुकड़े मिल गए, तो टुकड़े मिल जाएंगे। अगर संख्या जो है वो भाज्य है तो उसके टुकड़े मिल जाएंगे, चाहे 3 टुकड़े मिले चाहे 1 मिले, मिल जाएंगे। अभाज्य होगा तो 1 भी नहीं मिलेगा। तो हमारे सब नंबर जो है वो भाज्य है, इसलिए हमें टुकड़े मिलेंगे, इसलिए मिल गए। एक भाई मिल गया P1 और एक भाई मिल गया P1 P2 को हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले थोड़ा और डिटेल में बता देते हैं कौन भाई P1 P2 कौन है। P1 P2 कोई भी हो, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, या बराबर हो सकते हैं, लेकिन दोनों के दोनों P से छोटे होंगे। इस कंडीशन को पकड़ना भाई, इसे पकड़ना। कहानी कहानी में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे आप जब टुकड़े करेंगे, जैसे मान लीजिए 24 का एग्जाम्पल ले लीजिए, 3 और 8, एक नंबर छोटा था और एक नंबर बड़ा था। हो सकता था बराबर भी आ जाए, जैसे 9 के टुकड़े करते हैं तो 9 के टुकड़े 3 इंटू 3, दोनों बराबर आ गए, तो बराबर भी आ सकते हैं, छोटे बड़े भी आ सकते हैं। तो P1 P2 में से एक बड़ा भी हो सकता है या दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ तो बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और जो समझने लायक है वो है कि जब टुकड़े होंगे, जैसे 5 है तो 5 के तो टुकड़े नहीं होते, इसलिए आप 1 गुना 5 लगाते हैं। लेकिन आप 24 के जब टुकड़े करते हो तो आपको 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो आपके P1 P2 जो भी हो वो 1 से बड़े होंगे। देखिए मैंने गलत लिख दिया, ये देखिए मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया जो कि गलत है, बराबर का चिन्ह नहीं हो सकता, बड़े का होगा। P1 P2 चाहे कुछ भी हो, दोनों के दोनों 1 से बड़े होंगे, 1 से बड़े होंगे। अच्छा 1 से बड़े क्यों हुए, क्योंकि अगर P1 और P2 में से कोई भी एक हो गया तो उसका मतलब उस नंबर के टुकड़े हुए ही नहीं। अगर सोचिए 6 आप 5 के टुकड़े कर रहे हैं, और 5 के टुकड़े क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके टुकड़ों में से एक टुकड़ा कितना आता है, एक आता है। अगर दोनों टुकड़ों में से कोई भी एक है मतलब उस नंबर का टुकड़ा नहीं हो रहा, इसलिए P1 और P2 दोनों में से कोई भी एक नहीं होंगे, दोनों के दोनों 1 से बड़े होंगे। क्योंकि हम जिसके टुकड़ों में एक आते हैं हम उसे मान के चलते हैं कि उसके टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर अगर भाज्य है तो इसका मतलब उसके 2 टुकड़े ऐसे मिल जाएंगे, दोनों के दोनों 1 से बड़े होंगे, और दोनों के दोनों मूल नंबर से छोटे होंगे। मूल से छोटे क्यों भाई, 24 के टुकड़े कर रहे हो, 24 के टुकड़ों में 25 26 कैसे आ सकते हैं, ऊपर वाले कैसे आ सकते हैं। 24 के टुकड़े में जो भी आएगा वो उससे छोटे वाले ही आएंगे। 24 के टुकड़े कर रहे हो, अब आप एक रस्सी है उसके 2 टुकड़े करते हो तो दोनों टुकड़े उससे छोटे ही होंगे, बड़े कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए P1 और P2 दोनों के दोनों P से छोटे होंगे। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अभी बताइए यहाँ पे समझ में आया नहीं है आपको, आगे चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हमारी एक चीज फंस गई भाई, क्या फंस गया वो देखिए। P1 P2 क्या है, P से छोटे और 1 से बड़े। तो P से छोटे और 1 से बड़े, आपका ZP क्या था, आपका जो ZP था वो क्या था, आपका ZP तो ये था 0
1 2 3 4 एंड डैश डैश p-1। अब हम क्या कह रहे हैं कि P1 और P2 इन सारे नंबरों में से P1 P2 एक से बड़ा है और P से छोटा है। देखो ये P-1 है, तो यहां से नंबर ये P से छोटे नंबर शुरू हो गए, 1 से आगे चलते हैं, 1 से आगे चलते हैं, तो ये जो नंबर है, ये जो बचे, इन नंबरों में आगे नहीं आ गया P1 P2, इन्हीं नंबरों में से कोई P1 है और इन्हीं नंबरों में से कोई P2 है, क्योंकि P1 P2 आपने क्या कहा, रिपीट करें, P1 P2 आपने क्या कहा, एक से बड़ा है, तो P1 P2 एक से बड़े, ना वो 0 हो सकते हैं ना वो 1 हो सकते हैं, तो एक से बड़े, P से छोटे हैं, P से छोटे हैं, तो इसका मतलब समुच्चय के अंदर ही है, समुच्चय के अंदर ही है। अच्छा P1 P2 दशमलव में कैसे नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप टुकड़े करते हो दशमलव में नहीं करते, 24 के टुकड़े 3 गुना 8 या 4 गुना 6 कर, दशमलव में नहीं करते, दशमलव में करते तो फिर आप टुकड़े, अब 5 है तो 5 के टुकड़े आप दशमलव में थोड़ी करोगे, टुकड़े पूरे पूरे होते हैं, टुकड़े करने का मतलब ही तो पूर्णांक, गुणनखंड, पूरे पूरे गुणनखंड करते हैं, तो P1 P2 पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक होंगे तो इनमें से कोई ना कोई, तो कोई ना कोई P1 P2 है, तो स्पष्ट एक बात क्लियर होगी, ये बात क्लियर होगी कि भाई P1 और P2 दोनों के दोनों कहाँ से लिए गए, ZP से लिए गए। देखिए अभी जब आप लिखते हैं छोटी छोटी गलतियां कर ही बैठते हैं, देखिए आप गुणन P लगा चुके, ठीक है, आप गुणन P लिख रहे हैं तो आप गुणन P लिख चुके, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं P के दो टुकड़े संभव है, कौन कौन से, एक है P1 और एक है P2, जब P1 और P2 की गुणा करेंगे तो P आ जाएगा। अब सोचिए गुणन P होता क्या होता, P1 P2 की गुणा करते P आता, तो गुणन P होते वो 0 आ जाता, वो 0 हो जाता, क्यों हो जाता कि P1 और P2 की गुणा कितनी है, P, अगर P1 P2 की गुणा P है तो गुणन P क्या करता है, पहले गुणा करता है फिर P का भाग देता है, तो P1 P2 की गुणा P आती, में P का भाग लगता, शेषफल क्या था 0, तो यहाँ 0 लिखा जाता ना कि P लिखा जाता। देखिए छोटी छोटी बातें लिखने में कितनी गड़बड़ कर देते हैं हम, पकड़ में आ रहा है, बारीकियां, क्योंकि थ्योरी में बहुत बारीकियां चलती है, बहुत गलतियां होती है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि P1 P2 कहाँ से लिए गए, ZP से लिए गए, क्योंकि ZP में किसी भी नंबर के टुकड़े होंगे तो उससे छोटे होंगे, एक से बड़े होंगे, और एक से छोटे और P से छोटे जो नंबर है वो सारे के सारे ZP में मिल रहे हैं, पूर्णांक है वो ZP में मिल गए। अब देखिए ZP मिल गए, अब यही प्रॉब्लम शुरू हो गई, अब दो नंबर ZP में है, दोनों में से कोई 0 नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों एक से बड़े, ना तो P1 आपका 0 है वह, ना आपका P2 0 है, 2 0 नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों एक से बड़े हैं, एक से बड़े हैं इसका मतलब एक के बाद तो 0 कभी आएगा ही नहीं, तो P1 और P2 आपके दोनों 0 नहीं है, परंतु परंतु लेकिन जैसे जब आप इनकी गुणा करोगे, गुणा करते ही क्या आएगा, P आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आपने लिखा हुआ है P आएगा, और जब गुणा करते ही P आएगा इसका मतलब अगर आप गुणन P करवाएं, इनका गुणन P करवाएं तो 0 आएगा। अच्छा गुणन P 0 कैसे आया, क्योंकि P1 P2 की गुणा कितनी आएगी, P आएगी, P आएगी, गुणन P का मतलब है पहले आप गुणा करेंगे, गुणा करके आप P का भाग देंगे। चलिए मैं थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ, डाउट नहीं होना चाहिए। P1 गुणन P का मतलब क्या होगा, आप नॉर्मल गुणा करेंगे, जैसे आप नॉर्मल करते हैं वो गुणा करेंगे, वो गुणा करने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, P का भाग देंगे, तो P1 P2 की गुणा कितनी आ रही है, P आ रही है, तो ये P आ गया। अब P में जब आप P का भाग देंगे, जब P में आप P का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 0, तो यहाँ तो आप शेषफल ही लिखते हैं तो क्या आएगा 0 0, समझ गए, P1 गुणा P2 0 क्यों है। अब देखिए यहाँ पे हमारी चीज फंस गई, क्या फंस गई, क्या P1 P2 गुणा करके क्या ला रहे हैं, 0 ला रहे हैं, और P1 P2 कौन है, जहां P1 और P2 दोनों के दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, और दोनों के दोनों किस में है, ZP में, ZP में दो अवयव है जो कि 0 नहीं है लेकिन उनकी गुणा 0 आ रही, ZP में, लाइन को पकड़िए सुनिए ध्यान से, ZP के पास दो अवयव है, दोनों में से कोई भी 0 नहीं है लेकिन गुणा 0 आ रही है, इसका मतलब इसलिए ZP क्या हुआ, शून्य भाजक सहित हुआ, शून्य भाजक सहित, क्योंकि बिना 0 के 0 आ रहे हैं, विद 0 डिवाइडेड, विद 0 पे बिना 0, दोनों नंबर में से कोई 0 नहीं है, दोनों 0 नहीं है लेकिन फिर भी 0 आ रहा है, फिर भी 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि इस वलय में बिना 0 के भी 0 आता है, और फिर बिना 0 के 0 आता है, इसका मतलब इस वलय में शून्य के भाजक है, P1 और P2 भाजक है, जिनके गुणा जो दोनों ही 0 नहीं है लेकिन गुणा करके 0 ला रहे हैं, शून्य भाजक सहित है। अब आ जाइए ऊपर, आपने तो कहा था कि आपकी जो वलय है वो तो शून्य भाजक रहित है, उसमें तो बिना 0 के 0 नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ तो बिना 0 के 0 आ रहा है भाई, बिना 0 के 0 आ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ गलती की, फिर गलती क्या की है, इन लाइनों में तो कोई गलती नहीं की,
गलती क्या थी, मैंने कहा था ना ये देखो गलत आ गया। मैंने कहा था 4 नंबर की या 5वीं लाइन पे या 6ठी लाइन पे गलती आएगी आएगी, इसका मतलब है कि आपने शुरू में गलत मान के चले हो, आप गलत लेके चले हो, आप गलत लेके चले हो, ये है वो गलती जो आप लेके चले हो। यहाँ क्या लिखेंगे, जो कि पूर्व धारणा जो हम बना के चले थे कि जो ZP है वो शून्य भाजक रहित है, को गलत साबित। और सिंपल यहाँ लिखिए आप, जो पूर्व धारणा ZP के शून्य भाजक रहित, यहाँ से रहित लेके होने का विरोधाभासी है, होने का विरोधाभासी, विरोधाभासी मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। भाई आपने शुरुआत पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहे हो। पहले आपने कहा था कि आपकी वलय शून्य भाजक रहित है, थोड़ी देर में आप 5वीं 6ठी लाइन पे पहुंचे और आपने कह दिया कि ना भाई सही थे। तो क्या पहले सच बोल रहे थे कि अब सच बोल रहे हो, एक दूसरे अपने आप को ही काटने लग गए आप। पहले आपने कहा था कि आपकी वलय शून्य भाजक रहित है, 5वीं 6ठी लाइन में आप कहते हो मेरी वलय शून्य भाजक सहित है। तो गणित में आप चीजों को काट नहीं सकते, या तो वो सही था या ये सही है। अगर ये सही है, शून्य भाजक सहित है, तब तो पी अभाज्य, पी भाज्य, तो जब पी भाज्य होगा तो शून्य भाजक सहित होगी। इसका मतलब इसको उल्टा करके देखिए, तो जब पी अभाज्य होगा तो शून्य भाजक रहित, इसलिए पी भाज्य नहीं हो सकता, क्योंकि पी भाज्य होते ही हमारी पूर्व धारणा गलत हो जाती है। पी भाज्य नहीं हो सकता है, मजबूर कर दिया, नहीं हो सकता है। जब फिर भाज्य नहीं है तो नंबर 2 ही होते हैं, तो भाज्य होते हैं, भाज्य नहीं है तो फिर क्या है, अभाज्य। तो पी एक प्राइम नंबर है, पी अभाज्य। पकड़ में आ गई कहानी, देखा मजेदार, फंसा के मारा है इसको, चेकमेट बोलते हैं उसको, चेकमेट कर दी, गलत हो ही नहीं सकता। चलिए थ्योरम का दूसरा हिस्सा कर, शून्य भाजक रहित हो गया। अब अगला ये करना है कि पी अभाज्य लेके चलते हैं, फिर प्रूफ करते हैं कि शून्य भाजक रहित। विलोम पे चलते हैं, विलोम विलोम कन्वर्सली, कन्वर्स यहाँ पे माना पी अभाज्य, अभाज्य मतलब आप पी के टुकड़े नहीं कर सकते, सिद्ध करना है, करना है ZP शून्य भाजक, माना P अभाज्य है, सिद्ध करना है कि ZP शून्य भाजक रहित है। अब इस बार आपके पास जो स्थिति है वो बदल दी, उल्टा कर दिया। इस बार P को अभाज्य लेके चल, अब शून्य भाजक रहित प्रूफ करना है। शून्य भाजक रहित प्रूफ करने का मतलब क्या प्रूफ करते हैं आप, जब कहते हैं शून्य भाजक रहित, इसका मतलब कहते हैं कि यदि यदि ए बी आपके कोई ZP के दो एलिमेंट हो, यदि ए और बी आपके ZP के कोई एलिमेंट इस प्रकार हो कि जब उनकी गुणा करें बराबर 0 आए, अगर उनकी गुणा करते हैं और 0 आता है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि या तो A 0 रहा होगा, और अगर A 0 नहीं है तो फिर B 0 रहा होगा। जैसा कि मैंने कल एग्जांपल दिया था कि एक बंदा कहता है कि जब बारिश होगी तो मैं छाता लेके निकलूंगा, तो ये वो बारिश है और ये वो छाता है, तो पहले बारिश करवाइए फिर देखिए वो छाता लेके निकलता है या नहीं निकलता। अगर वो छाता लेके निकल गया तो वो सही कह रहा था, नहीं निकलता तो वो गलत कह रहा था, तो यहाँ बारिश करवाते हैं, है ना। आ जाइए, इसे लेकर चलते हैं और ये लाते हैं, इसे निकालते हैं। अगर निकल गया, देखिए हम मैथ्स में कुछ खोते नहीं है, निकल गया तो सही है, नहीं निकला तो गलत है। आपके दोनों रिजल्ट काम के हैं, गलत है वो भी काम का है, सही है वो भी काम का, नतीजे पे पहुंचना। गणित में आप नतीजे पे पहुंचते हैं कहीं ना कहीं, किसी चीज को गलत कर देते हैं, किसी चीज को सही साबित कर देते हैं। नतीजा होना चाहिए एक, कि आप एक नतीजे पे पहुंच गए। अटकने वाली चीजें, फंसने वाली चीजें जो कहीं नहीं पहुंच रही, बस गणित में वही प्रॉब्लम देती है। गणित में जो चीज सही है वो भी ठीक है, जो चीज गलत है वो भी सही है, वो भी चल जाती है, लेकिन वो नहीं चलती जो बीच में आ जाती है ना। ये याद रखिए, जैसे आप कहते हो एक नंबर है वो एक के बराबर है, आप कहते हो एक नंबर एक के बराबर नहीं है, दोनों में आपने क्लियर क्लियर कंसेप्ट है। लेकिन आप कहते हो यार एक के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अब फंस जाते। ये मैथ्स में नहीं चलता, मैथ्स में क्लियरिटी होता है एकदम, क्या वो है या वो नहीं है, घर पे है घर पे नहीं है, बस। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये नहीं चलता। तो क्लियरिटी, तो थ्योरम में आप रिजल्ट पे, अब मैं इसको लेके चलूंगा, या तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा या मैं यहाँ नहीं पहुंचूंगा, पहुंच गया तो ठीक, नहीं पहुंचा तो वैसे ठीक, दोनों में ठीक है। अटकना नहीं है, अटक जाते तो मुश्किल है। तो चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इससे पकड़िएगा लाइनों को, बड़ी गजब चीजें, इसका प्रूफ बड़ा शानदार लगता है मुझे इसका प्रूफ। ए गुणन बी 0 आया, ए गुणन बी का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही तो होगा, एक बार ध्यान दीजिएगा,
ए गुणन बी का मतलब क्या होगा, आप नॉर्मल गुणा करेंगे, नॉर्मल गुणा करके जो भी आया होगा उसमें पी का भाग देंगे, फिर पी का भाग, अब जीरो आ रहा है, देखिए ये जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है इसका मतलब ये क्या समझा रहा है, सोचिए जीरो आ रहा है इसका मतलब, क्योंकि ए गुणन पी का मतलब तो ये हुआ कि ए बी के नॉर्मल गुणा करूंगा और नॉर्मल गुणा करने के बाद जो भी आएगा उसमें पी का भाग दूंगा और फिर शेषफल क्या होगा, जीरो। ये क्या है, ये है शेषफल। अब बताइए जब आप किसी में पी का भाग देते हैं, पी का क्यों, आप 5 का भाग देते हैं, शेषफल जीरो आता है, ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है जब शेषफल जीरो है। शेषफल तो केवल तभी जीरो आता है जब पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, बस पकड़ लिया इनको। पी का ए बी में पूरा पूरा भाग जाता है, पी में, पी का ए बी में पूरा पूरा भाग जाता है, जो पूरा पूरा भाग अगर नहीं जाता तो शेषफल जीरो नहीं आ सकता, और शेषफल जीरो है इसका मतलब पूरा पूरा भाग है। अब गणित में क्या होता है, इतना थ्योरी लिखने की आदत कम होती है, गणित में संकेतों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब आप इतनी इतनी थ्योरी लिखते हैं, ये बड़ा बकवास सा लगता है और लिखना भी नहीं चाहते। अब इस लाइन को देखो, मैं ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ध्यान से दी, पी विभाजित करता है ए बी को, ये जो ये डॉट 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 ये जो लाइन लगाई है इसको कहते हैं विभाजित करता है, विभाजित करता है, डिवाइड करता है। आप ऐसे बोलेंगे 3/6 नहीं है ये, अगर 6 में 3 का भाग जाता है तो आप कहेंगे 3 विभाजित करता है किसको, 6 को। जो काटता है उसे आगे लिखते हैं, जिसको काटता है उसे पीछे लिखते हैं, समझ गए। दो, दो चॉइस को विभाजित करता है तो आप ऐसे लिखेंगे, दो विभाजित करता है चॉइस को, मतलब इस वाले नंबर के अंदर इस वाले नंबर का पूरा पूरा भाग जाता है, ये लिखने का तरीका है। अच्छा, 3 5 को नहीं काटता तो आप ऐसे लिखिए, 3 विभाजित नहीं करता है, लाइन को कट कर देंगे, 3 विभाजित नहीं करता है 5 को, ये मैथमेटिकल फॉर्म है लिखने की, समझ गए आप, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अब बारीकियां बहुत है भाई, बहुत तगड़ी थ्योरम है ये, तभी तो गजब बार बार क्यों आती है, क्योंकि चीजें छुपी हुई है इसके अंदर। पी विभाजित करता है ए बी को, अब पी कौन है भाई, पी कौन था, वो कौन आ गया, अच्छा पी अभाज्य, देखा आपने लिखा हुआ है ना, पी अभाज्य, अभाज्य वो होता है जिसके टुकड़े नहीं होते, अभाज्य जिसके, अब है मतलब 1 गुणा 5, 5 गुणा के टुकड़े नहीं होते, एक जिसमें आता है वो टुकड़े नहीं होते, टुकड़ों के लिए जो नंबर होते हैं वो एक से बड़े होने चाहिए, एक से बड़े नंबर होते हैं तो आप कहते हैं टुकड़े होते हैं, टुकड़े नहीं होते, जिसके गुणनखंड गुणनखंड नहीं होते हैं, इसका मतलब पी के टुकड़े नहीं होता है, बस भाई यही कहानी है। अब अगर ए बी में पी का भाग जाता है इसका मतलब है ए बी कट रहा है, पी जो है वो ए से कट रहा होगा या बी से कट रहा होगा, क्योंकि आप भाग दे लो चाहे काट लो एक ही बात है ना। जैसे मान लो मैंने चॉइस है, मैं कहता हूँ चॉइस में 8 का भाग जाता है, इसका मतलब चॉइस और 8 पहाड़े पे कट जाएंगे, है ना, पूरे पूरे कट जाएंगे, ये 12 आ गया, ये 4 आ गया, फिर ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, फिर ये और कट गया, ये 3 आ गया, मतलब कट रहे, कैंसिल आउट हो रहे है ना, पूरा पूरा कैंसिल आउट होंगे तभी पूरा पूरा भाग जाएगा, तो पी ए बी से कट रहा होगा। लेकिन गौर कीजिए पी कौन है, वो तो अभाज्य नंबर है, जो अभाज्य नंबर होता है वो थोड़ा थोड़ा तो नहीं कर सकता, थोड़ा थोड़ा तो नहीं कर सकता, पकड़ते हैं कहानी को, समझाता हूँ अच्छे से, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 4 × 9/6, 4 × 9/6, तो अब 6 क्या करेगा, थोड़ा सा तो कट जाएगा, क्योंकि 6 जो है वो 2 × 3 है, तो 2 तो कट जाएगा इससे, देखो, और 3 कट गया इससे, और 6 से क्यों कटा, क्योंकि 6 जो है वो भाज्य नंबर है, भाज्य नंबर 2 नंबरों से बना हुआ था, तो एक नंबर पहले वाले से कट गया और एक नंबर दूसरे वाले से कट गया, लेकिन आपके पी के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पी तो अभाज्य है, अभाज्य प्राइम नंबर जिसे दो भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, और तोड़ा नहीं जा सकता तो भाई ये तो पूरा का पूरा कटेगा। फॉर एग्जाम्पल 5, आप 12 × 25 ले लीजिए बटा 5 ले लीजिए, क्या ये 5 ऐसा हो सकता है थोड़ा इससे कट जाए थोड़ा इससे कट जाए, नहीं, ये 5 जिससे भी कटेगा, चाहे इससे कटे चाहे इससे कटे, एक साथ कटेगा, इकलौता कटेगा, तो पी जो है भाई आधा आधा नहीं कर सकता, थोड़ा थोड़ा नहीं कर सकता, थोड़ा भाई ए काट ले, थोड़ा सा बी काट ले, कटेगा तो पूरा ए से कटेगा या पूरा बी से कटेगा, बस यही कहानी है, देखो पकड़ ली मैंने। अब आप लोगों ने पकड़ ली होगी, पी कटेगा तो पूरा ए से कटेगा बी से कटेगा, जिसका मतलब हुआ कि पी या तो ए को विभाजित करता है, और अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर पी बी को विभाजित करता है, पी या तो ए को काटता है या फिर बी को काटेगा,
क्योंकि कटेगा तो एक से कटेगा, चाहे वो ए से कटे चाहे बी से कटे। ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा सा ए से कट गया, थोड़ा थोड़ा ए से काट लिया और थोड़ा थोड़ा बी से काट लिया है। कौन चाल, गलत बात। पी है भाज्य है भाई, बोल रहे हो है भाज्य, गलत बात बोल रहे हो। फिर ई काट रहे हो, यहाँ क्या ना, गलत चीज। तो समझिए कहानी। तो आ जाते वापस। पी ए को विभाजित करता है, पी विभाजित करता है बी को। लेकिन ए और बी कौन है भाई? ए और बी ये रहे, ये लिखिए। ए और बी कौन है? जेड पी। ए और बी आपने जेड पी से लिए। आपके जो ए थे, जो बी थे, वो तो जेड पी से थे। और जेड पी से होने का मतलब है कि वो 0 हो सकता है, वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो डैश डैश पी माइनस 1 तक हो सकता है। पी माइनस 1 तक होने का मतलब है कि जेड पी के पास जो भी नंबर होगा वो पी से छोटा होगा। इसका मतलब ए और बी दोनों के दोनों पी से छोटे। क्यों? क्योंकि जेड पी में तो पी के बराबर का ही नंबर नहीं है, पी से ए कम तक के नंबर है। कम तक का तो आपका ए और बी दोनों के दोनों पी से छोटे हैं। तो इसका मतलब ए और बी पी नहीं हो सकते। अब पी जो है वो ए को काट रहा है, लेकिन ए पी से छोटा है। सोचिए, आप 5 का भाग दे रहे हैं, 5 का भाग सबसे पहले किस नंबर में लगेगा? 5 में तो लगेगा, फिर 10 में लगेगा, फिर 15 में लगेगा। लेकिन पहली बार तो अपने आप में लगता है ना। सबसे पहला भाग किसी नंबर का अगर किसी में जाता है तो वो अपने आप में जाता है, उसके बाद फिर उससे आगे वालों पे जाते हैं। लेकिन ए तो भाई, ए और बी दोनों पी से छोटे हैं। इसका मतलब पी का भाग ए में कैसे जाएगा? पी का भाग ए में जाएगा कैसे? क्योंकि ए तो पी से छोटा है और हर नंबर का पहला भाग अपने आप में लगता है, तो ए को कम से कम पी होना पड़ता है। अगर पी का भाग ए में जाता है तो कोई भी नंबर, सोचिए, अगर ऊपर वाला नीचे वाला नंबर जो है, ऊपर वाला नंबर अगर 5 से छोटा है तो क्या 5 का भाग जा सकता है? नहीं, क्योंकि पहली बार 5 का भाग तो 5 में जाएगा। 5 से छोटे नंबर पे इन नंबरों में क्या 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ए और बी तो पी से छोटे हैं और आप तो कह रहे हो कि पी का भाग जाता है ए में, पी का भाग जाता है बी में, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन एक ऑप्शन है भाई, बच गया, जीरो। जीरो है, जीरो में 5 का भाग तो जाता है ना, तो जीरो में तो सबका भाग जाता है। तो फिर मजबूर होके ए जो पी हो नहीं सकता, बी जो पी हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो जेड पी में, जेड पी में तो पी हो नहीं सकते। तो बचा क्या ऑप्शन? जीरो हो जाए। तो फिर मजबूर होके, यदि, फंस गया सवाल भाई, फंस गया। पी अगर ए को काटता है तो मजबूर होकर ए को क्या होना पड़ेगा? जीरो। और क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि ए जो है वो पी से छोटा है। और पी से छोटा है, अगर पी हो जाता तो पी का भाग लग जाता। लेकिन पी से छोटा है, पी से छोटा है, तो किसी भी नंबर में अगर पहला भाग अपने आप में लगता है और फिर अपने आप में नहीं लग रहा है, अपने आप से वो छोटा है, तो फिर वो जीरो ही है। उसके अलावा तो वो हो नहीं सकता। तो या फिर दूसरा ऑप्शन भी है कि एक बी कट जाए, बी कट जाए तो बी की भी वही प्रॉब्लम, बी को क्या होना पड़ेगा? जीरो। क्योंकि बी भी क्या है? पी से छोटा है। तो ए या बी में से किसी ना किसी को जीरो होना पड़ेगा। तो आ जाइए, हम क्या प्रूफ करने चल रहे थे, क्या कर रहे थे? यही तो बता रहे थे कि या तो ए जीरो होगा, और नहीं जीरो होगा तो फिर कौन जीरो होगा? बी जीरो होगा। तो देखिए, या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा। और अगर ए या बी में से कोई जीरो होता है तो हमारी जेड पी जो है वो शून्य भाजक रहित है। हो गया? समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ कि बहुत गहराई से समझाने की कोशिश की है मैंने। हो सकता है, देखो, गहराई से समझाने के बजाय हो सकता है आपको कोई डाउट कुछ और आ रहा हो, मैं कुछ और समझा रहा हूँ। ऐसी किंतु परंतु होती रहती है, लेकिन फिर भी ठीक है। एक बार बेसिक मैंने समझा दिया, इसको वीडियो को एक बार दो बार दोबारा चला के देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा गहरी है, इंपॉर्टेंट भी है। आप दोबारा घुमा घुमा के देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको ये प्रूफ जो है, इस प्रूफ में कहाँ कहाँ आपको कहाँ दिक्कत आई है वो मुझे बता दीजिए कि सर ये आपने ऐसे माना था, ये वो माना था, तो मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अगली छोर हम अगले लेक्चर में